आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। ये बहुत इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात में मुसलसल कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 3 महीने बाद 1000 से भी कम यानी 912 नए केसेस सामने आए और 26 अमवात हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम रही। इसी के साथ पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी से जारी है और अब तक 9 करोड़ अफराद को कम अज़ कम 1 डोज जबकि 3.25 करोड़ अफराद को 2 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कल NCOC ने ऐलान किया कि 11 अक्टूबर से अब मुल्क भर के स्कूल्स में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। स्कूल्स में 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वालिदैन अफवाहों पर कान ना धरें और बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। 11 तारीख से तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए जा रहे हैं और इस स्टेप को लेने की 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि जो बीमारी का ट्रेंड है वो कुछ गिर रहा था और दूसरा जाहिर है कि हम समझते हैं कि जो स्कूल की वैक्सीनेशन कैंपेन है वो लॉन्च कर दी गई है, उसका इनकाद हो गया। हमारे पास मोबाइल यूनिट्स हैं जो स्कूलों में जा के वैक्सीनेट कर रही हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी आप जाके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपने बच्चों को वैक्सीन लगाइए और झूठी खबरों और जिनको मिथ्स बोलते हैं उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी नज़र आ रही है। हम इसके तफसील से आदाद शुमार आपके साथ शेयर करते हैं इस रिपोर्ट में। इस सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, साबिक़ मामून ख़ुसूसी बराए सेहत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में केसेस में कमी की वजूहात क्या हैं? जी, इसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये है जी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि डेल्टा वायरस जो है इसकी वजह से हमारे हमसाया ममालिक में जिस तरह की तबाही आई और जिस तरीके से उन्होंने इससे मुतासर हुए, पाकिस्तान में वो सूरत हाल बहरहाल नहीं आई। यकीनन सूरत हाल बिगड़ती चली गई पाकिस्तान में, लेकिन वो संभाल भी ली गई। तो असल वजह यही है जी कि चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम पाकिस्तान में NCOC की शक्ल में डेवलप किया हुआ है और मुल्की सतह पे जो एक पॉलिसी बनती है और उसका फिर इतलाक़ होता है मुल्क भर में, तो मैं ये समझता हूँ और बहुत सारे दूसरे जो इस फील्ड में हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो दूसरे ममालिक के साथ तकाबुल भी करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी का, तो उन सब की ये राय है कि पाकिस्तान में जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम तश्कील पाया वो एक बहुत बड़ी वजह है कि हम पाकिस्तान में इस वबा के फैलाव को मौसर तरीके से काबू कर सके, जबकि दूसरे ममालिक में चूँकि इस कोऑर्डिनेशन का फुकदान था तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ। वैक्सीनेशन के अमल को का आप इसमें कितना अमल दखल देखते हैं, क्योंकि तकरीबन 3.25 करोड़ अफराद को 2 डोजेज़ लगाई जा चुकी हैं, तो कोरोना में कमी के हवाले से इसका अमल दखल है कि हमने तेज़ी के साथ ये काम किया है? जी, यकीनन इसका भी अमल दखल है और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि हम खुद वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया और फिर ऐसा निज़ाम तरतीब दिया कि जिसके तहत पाकिस्तान में मुल्क भर में तरजीही बुनियादों पे जिन लोगों को वैक्सीन पहले लगनी चाहिए थी उनको लगी और लग रही है और फिर आम आवाम को भी लगनी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो एज लिमिट थी उसको कम करते चले गए और अब 12 से 15 साल और 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है। तो यकीनन वैक्सीन तो अल्टीमेट हल है इस वबा के फैलाव को रोकने के हवाले से, चूँकि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर उन तक वायरस पहुँचे भी तो वो आगे इसको पास ऑन नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में जिस तरह जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगती चली जाएगी, दोनों डोजेज़ लग सकेंगी पाकिस्तान में,
उस तरह इस बात का इम्कान भी कम होता चला जाएगा कि ये वैक्सीन जो है वो ये जो वायरस है वो पाकिस्तान में कम से कम फैलेगा। अच्छा, वायरस के हवाले से एक आम तासुर ये था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ख़ुद म्यूटेट होगा, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वायरस की मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ इक़साम आती रहीं और वो मुख्तलिफ़ लहरों का सबब बनती रहीं। तो ये मान लेना चाहिए कि अब ये वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ऐसी सूरत हाल से हमें कभी भी निबर्दाज़मा होना पड़ेगा। जी, इस सवाल का जवाब दो तरह दिया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो वायरस के अंदर वेरिएशन आती है वो वेरिएशन हर बैक्टीरिया और हर वायरस के अंदर आती है। कुछ तब्दीलियां बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से वायरस के फैलने की जो सलाहियत है और बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत है उसमें कमी वाक़या होती है, और बाज़ तब्दीलियां ऐसी भी आती हैं कि जिसकी वजह से यही सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। डेल्टा की जो वेरिएशन हुई इस वायरस के अंदर, तो उसकी वजह से इसके फैलाव में भी और इससे पैदा होने वाली बीमारी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। और भी बहुत वेरिएंट्स हैं इस वायरस के, लेकिन वो इस कदर शिद्दत से बीमारी पैदा नहीं करते और इस कदर तेज़ी से नहीं फैलते। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में भी वेरिएशंस होने का इम्कान है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, उसमें से कुछ वेरिएशंस जो हैं वो कम फैलने का मूजब बनेंगी और कुछ जो हैं वो ज़्यादा फैलने का मूजब बनेगी। लेकिन दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में वो ये है कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो वेरिएशंस कोई भी हों, बीमारी का फैलाव कम होता चला जाएगा। यही चीज़ दूसरे ममालिक में देखी गई है। अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोपियन, मगरबी यूरोप के ममालिक में भी ये चीज़ देखी गई है कि जैसे जैसे जो तनासुब है उन लोगों का कि जिनके अंदर वैक्सीन ज़्यादा लगाई जाती है, तो फिर वेरिएशन कोई भी हो, बीमारी का फैलाव जो है वो कम से कम तर होता चला जाता है। इसमें सिर्फ एक बात का एहतमाल होता है कि बाज़ वेरिएशंस ऐसी ना आ जाएं कि जो वैक्सीन जिनके ऊपर कारगर ना हो। तो लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं है, लिहाजा यही तवक्को की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे वैक्सीनेटेड लोगों की का तनासुब बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारी में कमी आती चली जाएगी। माशाल्लाह हमारे यहाँ 9 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुकी है और 3.25 करोड़ को 2 डोजेज़ लग चुकी हैं। तो 50% अफराद को अगर वैक्सीन लग जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी के कितने इम्कानात हैं और इससे यकीनन फ़ायदा होगा? जी, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारे डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं। बाज़ लोग कहते हैं 70% पॉपुलेशन को लगे तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और बाज़ लोग कहते हैं 50% को। लेकिन एक बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि 50% अगर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो तो बीमारी का फैलाव यकीनन बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अभी तक इस वबा के ख़िलाफ़ 100% मौसर वैक्सीन क्यों नहीं बन सकी? देखें जी, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट 100% जो मौसर वैक्सीन है वो तो बहुत कम बनती है। हर बीमारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो कोई 70% मौसर होती है, कोई 80% होती है, कोई 90% होती है। और ये वैक्सीन्स तो बनी ही बहुत उजलत में हैं, मतलब ये कि 1.5 साल के अंदर ये वैक्सीन बना ली गई थी। आमतौर पे एक वैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कई बरस लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ज़्यादा मौसर वैक्सीन्स भी डेवलप हो जाएं, लेकिन इस बात का जवाब देना कि क्यों अभी तक डेवलप नहीं हो सकी, तो इसका जवाब तो साइंस में ही है कि अभी साइंस जो है उसने इस कदर डेवलप नहीं हुई अगेंस्ट दिस वायरस कि हम 100% मौसर वैक्सीन बना सकें। ठीक। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगले हफ्ते से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोल दिए जाएं। मुनासिब फ़ैसला है आपकी नज़र में? जी, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है फ़ैसला, बशर्ते के
साथ ही साथ स्कूलों में वैक्सीनेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए, वहाँ के टीचर्स और स्टाफ की वैक्सीनेशन की जाए तरजीही बुनियादों के ऊपर, और बच्चों की भी वैक्सीन की जाए जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अगर उसके साथ साथ स्कूल खोले जाएं और वैक्सीन भी लगाई जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हो सकता है। लेकिन अगर इस सिलसिले में कोताही की गई और इस सिलसिले में बच्चे हमारे जो हैं वो जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि देखा तो ये गया है कि टीचर्स और उनका जो अमला होता है वो भी बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते, तो फिर ये सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है खुदा ना खास्ता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि वो तरजीही बुनियादों के ऊपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, स्टाफ की भी, अमले की भी और बच्चों की भी, तो अगर ये जारी रही तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा। इस वक्त जिस रफ्तार से बीमारी पाकिस्तान के अंदर फैल रही है उसमें ये फ़ैसला मुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए सेहत। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से अच्छी खबरें मुसलसल आ रही हैं। 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए $5 अरब की सरमायाकारी की खबरें हैं। गुज़िश्ता साल टेक्सटाइल बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ था। बात करते हैं एक ब्रेक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने नवीस सुनाई है कि मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। इस सरमायाकारी से 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स का क़याम किया जाएगा। अपने ट्वीट में रज़ाक दाऊद का कहना था कि हमारी मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। $5 अरब की सरमायाकारी के साथ बरामदी इस्तिताअत में इजाफा होगा और आवाम को 5 लाख नौकरियाँ मुयस्सर आएंगी। मुशीर तिजारत के मुताबिक अब मुल्क की सनती तरक्की की राह पर गामजन है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की सनती रोज़गार में 40% और बरामदात में 60% हिस्सा डालता है। और खुशाइन बात यह है कि हुकूमती मराआत के नतीजे में टेक्सटाइल सेक्टर ने कोविड की दुश्वारियों के बावजूद ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। माली साल 2021 में हमारी टेक्सटाइल बरामदात $15.4 अरब हैं, जो माली साल 2020 की $12.5 अरब की बरामदात से 23% ज़्यादा थी। इस माली साल के दौरान हमारी टेक्सटाइल बरामदात $2.94 हैं, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर और गारमेंट इंडस्ट्री का इन्हिसार कपास पर होता है और इस हवाले से भी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार ज़बरदस्त होने की तवक्को है। इस सूरत हाल में एक तशवीश की बात ये ज़रूर है कि इस वक्त आलमी मंडी में कपास की कीमत 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी कपास की कीमत में तारीख़ की बुलंद तरीन हमने इसमें इजाफा देखा है और मुकामी मार्केट में कपास की फ़ी मन कीमत एकदम 1000 रुपये इजाफे के साथ अब 15,500 रुपये फ़ी मन हो गई है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम नासिर साहब, चेयरमैन हैं एप्टेमा के। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। ये फरमाएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब फरमा रहे हैं कि 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स लगेंगे, $5 अरब की सरमायाकारी आएगी। आपके हवाले से आप इस हवाले से क्या मालूमात हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, लास्ट ईयर जब स्टेट बैंक की पॉलिसी आई कोविड के टर्म मुश्किलात में, तो रजा बाकिर साहब केम अप विद पॉलिसी जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को फरोग देने की टर्फ की एक पॉलिसी लेकर आए। उसमें डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो, जिसकी वजह से टेक्सटाइल में खास तौर पे $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। इसमें से तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मशीनरी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि इस वक्त इंस्टॉलेशन है, और $2 से $2.5 बिलियन इंशाल्लाह अगले जून तक हमारे पूरे पाकिस्तान में आके लग जाएगी। हमारी जो ट्रेड है इसमें तकरीबन एवरी डॉलर गिव्स अस अ डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट। तो होपफुली अगले साल जब हम खत्म होएगा तो हमारी एक्सपोर्ट विल गो अप बाय $5 बिलियन। ठीक है, ये हमारा एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें 10 साल के बाद इन्वेस्टर्स हैव गॉन बैक और स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इन द इंडस्ट्री। बहुत देर बाद
इस तरफ रुझान आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है हम कि इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री इस साल $21 बिलियन की एक्सपोर्ट पे क्लोज करेगी जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये आपने भी जिक्र किया स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हवाले से, खुशाइंद है कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, बिजनेस बढ़ रहा है। मज़ीद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, आप इसमें क्या रूम देखते हैं? देखिए, इसमें इस इंडस्ट्री में वी होप कि हम हर साल 20 से 25% की ग्रोथ करेंगे, और ये दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वी आर स्टिल वेरी स्मॉल। दुनिया की जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो $800 बिलियन की है, उसमें से इस वक्त भी हम $5.5 बिलियन और इंशाल्लाह $21 बिलियन पे हैं। तो ये होपफुली भी अगर हुकूमत की सारी पॉलिसीज हमारे साथ हुई और लॉन्ग टर्म हुई, इफ द पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म, हम लोग इंशाल्लाह एवरी ईयर 20 to 25% ग्रोथ करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 3 years वी विल गो टू $50 बिलियन। अच्छा, अगर आप दुनिया को देखें तो नज़र आता है कि चीन, भारत, बांग्लादेश ये हमसे ख़ासा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स को। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो बांग्लादेश है, जो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। चीन हमसे 11 गुना ज़्यादा है। तो टेक्सटाइल बरामद करने वाले इन ममालिक को सामने रखते हुए हम अगर अपना मवाजना करें तो ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे और वो कर रहे हैं, और हमें इसमें क्या करना चाहिए? बांग्लादेश को 2005 में जीएसपी स्टेटस मिल गया था फ्रॉम यूरोप, ठीक है, और पाकिस्तान को वो स्टेटस 2015 में मिला। तो ये हम लोग, बांग्लादेश के पास 10 साल का एक एडवांस वो 16% एडवांटेज का स्टेटस था जीएसपी प्लस का यूरोप से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी उस स्टेटस को क्वालिफाई करता है, और हम इस वक्त अब बांग्लादेश के साथ इक्वल परसेंटेज ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर पे हैं इन यूरोप। तो उसके बाद जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद जब पाकिस्तान ने ये देखा कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की नाउ जो ट्रेड ग्रोथ है, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, वो बराबर है। तो होपफुली हम इस ग्रोथ को बराबर रखेंगे, एंड इस साल पाकिस्तान की यूएसए की जो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ, वो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा है। वी ग्रू बाय 150%, ठीक है। एंड ये सारे ऑप्टिमिस्टिक साइंस है, दीज आर वेरी वेरी गुड साइंस फॉर द इंडस्ट्री। तो एज लॉन्ग एज हुकूमत इज सपोर्टिंग, इज गिविंग अ लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, ताकि इन्वेस्टर अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घुस गया है, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई हैं, एंड होपफुली ये ट्रेंड अगले 10 साल जारी रहेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि हुकूमत भी इस पर तवज्जो दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन एक जो फिनोमेना हमारे सामने मौजूद है वो कपास की कीमतों का है। आलमी मंडी में गुज़िश्ता 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान में अच्छी क्रॉप जो है उसकी तवक्को की जा रही है। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके जो दरामदी ऑर्डर्स हैं उस पर असरात पड़ेंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये ग्लोबल जो कॉटन की प्राइस है, ग्लोबल फिनोमेना है। ये कॉटन की प्राइस इज एप्लीकेबल हर जो मुल्क है उसमें यही प्राइस है। तो जब सब एक ही पार लेवल पे होते हैं तो उसमें किसी को एडवांटेज नहीं मिलता। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि हमारी इस साल क्रॉप पिछले साल से अबाउट 30 से 35% ज्यादा है। हम लोग ने 2012 में 14 मिलियन बेल्स अचीव करी थी, एंड लास्ट ईयर जो पिछला साल गुजरा हमने उसमें 6.5 मिलियन बेल्स, जो कि बहुत ही लोएस्ट लेवल था। बट इस साल वी हैव गॉन, इंशाल्लाह वी आर होपिंग के 8.5 मिलियन से 9 मिलियन बेल्स अचीव हो जाएंगी। इससे हमारे मुल्क में, हमारी एग्रीकल्चर में देयर इज अ लॉट ऑफ मनी बीइंग पम्प्ड इन। हमारा एस्टिमेट है कि इस साल 400 से 500 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा फार्मर्स को जाएंगे कॉटन की कीमत में, एंड होपफुली वो फार्मर्स अगले साल ज्यादा कॉटन लगाएंगे, क्योंकि इस साल उनको बहुत अच्छा रेट मिला, बहुत अच्छी प्राइस मिली है, और उनके नफे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि फार्मर्स आर अब दूसरी क्रॉप्स के बजाय कॉटन की तरफ, कपास की तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। अच्छा, अब्दुल रहीम नासिर साहब, ये कॉटन की हम कमी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये भी तो देखना होगा ना कि हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं इसमें। और इंडिया को देखें तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा कर रहा है, फिर चीन कर रहा है। तो चीन तो हमारा दोस्त है, हम उससे टेक्नोलॉजी
ले भी सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो कारोबारी शख्सियात हैं और जो हुकूमत है उनका क्या रवैया है और इस पर हम क्या तवक्को रखें आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल बात सही है। कॉटन की जो सीड टेक्नोलॉजी है उसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। और इंडिया ने जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रॉप्स है दुनिया की, उसने कुछ 7 साल पहले बाहर की जो फर्म्स हैं उनसे टेक्नोलॉजी खरीदी और वो अपनी फील्ड्स में वो सीड डेवलप किया और उससे उनकी क्रॉप 3 गुना हो गई। पाकिस्तान पीछे रह गया इस सीड टेक्नोलॉजी में। तो ये एक बड़ी हाई टेक फील्ड है सीड टेक्नोलॉजी। इस साल वी आर होपिंग कि, लेकिन ये 5 साल का एक तजर्बा है, तो वी आर होपिंग कि हम इस साल अब सीड टेक्नोलॉजी चाइना और यूएसए की मदद से हम सीड टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और उसको फिर यहाँ पाकिस्तान में डेवलप करके अगले 5 साल में वी आर होपिंग कि हम भी अपनी कॉटन क्रॉप को 3 गुना कर सकें। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ एक मखसूस एरिया में परफॉर्म करती है, तो आप समझते हैं कि इसका स्कोप ज़्यादा ब्रॉड है और हमें मज़ीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए इसमें? बिल्कुल जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ 700-800 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और असल है कि लोग वापस टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करें। तो 10 साल बाद हमने 2 साल से ये ट्रेंड देखा है और ये हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक रीजनली कंपेटिटिव रेट, जो कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया के बराबर था, एनर्जी के रेट्स प्रोवाइड किए। तो उसकी वजह से लोगों को एक तसल्ली मिली, एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड के जो हालात मिले, जिसकी वजह से नाउ देव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो $5 बिलियन इस साल हुई है। वेर होपिंग कि हर साल $5 से $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और हर साल ये एक इन्वेस्टमेंट एक दफा होती है, लेकिन इसकी जो एक्सपोर्ट होती है वो अगले 25 साल के लिए वो कंफर्म हो जाती है। तो वेर होपिंग कि हर साल $5 बिलियन की एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी इंडस्ट्री विल ग्रो $5 बिलियन एवरी ईयर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहीम नासिर साहब, चेयरमैन एप्टेमा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें और उसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज हो चुका है। आज 4 साल मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक बार फिर ओहदे पर बरकरार हैं। इस बार उनका ओहदा ताहुक्म सानी और काबिल तौसी भी है। ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर नैब के इख्तियारात को काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। काबीना और दीगर फोरम पर इज्तिमाई फैसले अब नैब की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब भी सियासी और कानूनी हलकों में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के कई नुकात पर बहस जारी है और शायद ये इख्तलाफी और इस्लाही बहस काफ़ी अरसे तक मज़ीद जारी भी रहेगी। कल हमारे इसी प्रोग्राम में बहैसियत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने पहले इंटरव्यू में बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने खुद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में बेहतरी की गुंजाइश का एतराफ़ किया और उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी ओहदे का तसलसल यकीनन कोई अच्छी कानूनी रिवायत नहीं है। यानी अगर ऑर्डिनेंस एक्ट ना बन सका तो आइन के आर्टिकल 264 के तहत तकर्रुरी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खालिद जावेद खान अपना एक मखसूस राय रखते हैं। ऑर्डिनेंस मिसाल के तौर पर लैप्स हो जाता है तो फिर उसी दिन वो मुद्दत खत्म हो जाएगी ना, उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। ये इसमें 2 राय हैं। पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस की अपनी जो आइनी मुद्दत है वो 120 दिन है। अगर कौमी असम्बली या सेनेट उसको एक एक्सटेंशन दे तो 240 दिन तक होती है। एक राय ये है कि आर्टिकल 264 है आइन का, वो उस दौरान हुई गई तमाम जो तरामीम है उसको एक प्रोटेक्शन देता है। मेरी अपनी ज़ाती राय, क्योंकि ये किसी केस में भी आ सकता है, वो ज़रा सी मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि ये किसी केस में चैलेंज हो सकता है तो मैं इस वक्त मुनासिब समझूंगा कि उस पर राय न दूं। इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ऑर्डिनेंस बुनियादी कानून साजी का हिस्सा नहीं है। ये एक स्टॉप गैप एक्सेप्शनल अरेंजमेंट है। तो हमें ऐसा उसूल कायम नहीं करना चाहिए कि तमाम परमानेंट लॉज एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम रिपील कर दें, नए अरेंजमेंट क्रिएट करें और फिर उस ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामान से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो हम 264 का सहारा लेते हुए पूरे निज़ाम की शक्ल बदल दें। वो कोई बहुत अच्छी रवायत नहीं होगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम इसी प्रोग्राम में कानूनी दलाइल और तारीख़ी हवालों से ये साबित कर चुके हैं कि ऑर्डिनेंस ख़त्म होने के बाद भी इस ऑर्डिनेंस के तहत इक़दामात और तकर्रुरियों को आर्टिकल 264 के तहत लीगल प्रोटेक्शन हासिल होती है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की तैनाती का हवाला भी दिया था।
जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उनको तौसी दी गई। उनके लिए भी ये ममानियत थी कि उनके ओहदे में तौसी नहीं हो सकती। और वो जो ऑर्डिनेंस की मुद्दत है बैरिस्टर साहब, वो तो ख़त्म हो गई है ना, मगर उनकी मुद्दत ख़त्म नहीं हुई। ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है, उसका सिंपल जवाब है आर्टिकल 264 ये कहता है कि अगर किसी ऑर्डिनेंस के तहत कोई शख्स जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए या ऑर्डर पास हो जाए तो वो लैप्स नहीं करता ऑर्डिनेंस के लैप्स के साथ। बहरहाल ये अभी पार्लियामेंट में 264 अप्लाई हो सकता है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट में, शायद हो सकता होगा, मुझे लगता है हो सकता है। नए कानून के तहत अब चेयरमैन नैब की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे और अदम इत्तेफाक की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी नए चेयरमैन का इंतखाब करेगी। हैरान कुन बात यह है कि ऑर्डिनेंस में पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत और फैसला साजी के लिए कोई मुकर्ररा वक्त मुतय्यन नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी इस कानूनी सुकुम को हमारे प्रोग्राम में इसका एतराफ़ किया और इसके बारे में उन्होंने बात भी की थी। इसमें भी हमारी डिबेट हुई कि टाइम फ्रेम देना चाहिए या नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि जब इलेक्शन कमीशन के लिए जब आईनी तरमीम हो रही थी, 18वीं तरमीम, ये उस वक्त बहस हुई थी और बेहतर ये समझा गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी की सवाबदीद पे छोड़ दिया जाए, कोई वक्त न मुकर्रर किया जाए। इसी वजह से यहाँ भी हमने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया और इसमें एक तरह ये हुक्म है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे पास ऑप्शन था कि डाल देते, लेकिन क्योंकि हमने वही मैकेनिज्म अडॉप्ट किया और अब क्योंकि ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में बिल की हैसियत में ले होगा, इसमें यकीनन गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उन तमाम कवानीन में जहाँ वक्त का तयन नहीं है, कोर्ट ने फैसले ये किए कि रीजनेबल टाइम और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हुए रीजनेबल टाइम कुछ हफ्ते से लेके मैक्सिमम कुछ माह तक हो सकता है, लेकिन ये ओपन एंडेड नहीं हो सकता। बहुत अहम बात यह भी है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत विफाकी और सूबाई काबीना, CCI, NFC और एक्निक और ज़ेली कमेटियों के जो फैसले थे उन पर अब नैब का कानून का इतलाक़ नहीं होगा। गोया साबिक़ और मौजूदा हुक्मरानों के हाल और माजी के इज्तिमाई फ़ैसलों में मुबैना करप्शन के केसेस अब बंद हो जाएंगे, जबकि मुस्तक़बिल में भी इज्तिमाई फ़ैसले नैब की दस्तरस से बाहर होंगे। ये सवाल जब इस प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जो कलेक्टिव बॉडीज़ हैं, काबीना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्नेक, NFC, इनकी लिए नैब की जुरिस्डिक्शन से मुकम्मल तौर पे इसको बाहर निकाला गया है। मैं दोबारा जानना चाहूँगा कि सूबाई काबीना, एक्नेक, NFC, ECC, इनके जितने फैसले माजी में हो चुके हैं वो अब नैब की गिरफ्त से बाहर हैं, नैब की ख़ास तौर पे। जी, आइंदिया के लिए भी, क्योंकि अब जुरिस्डिक्शनल ये सवाल है कि उनका इख्तियार इस पे नहीं है, तो उस तमाम जो है नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा चुके हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से कारोबारी बिरादरी को नैब की जानिब से मुबैना हिरासा किए जाने की शिकायत का सद्देबाब हो गया है, जबकि टैक्स मामलात और कारोबारी केसेस और बैंक मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से खारिज हो गए हैं। इस पेशरफ पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया है। अलबत्ता नैब मुल्जिमान की ज़मानत का मैंडेट एहतसाब अदालत को तफवीज़ करने और ज़र ज़मानत का तयन करप्शन की मुबैना रकम के बराबर करने के मामला, ये सियासी और सहाफ़ती हल्कों में इस वक्त बड़ा दिलचस्पी के साथ मौज़ूए बहस बना हुआ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आईन कानून और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बैरिस्टर, नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद आपका इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, मजबूरी रद्द-ए-अमल तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो है एक नेचुरली कानून साजी का हिस्सा है, वो आ गया है। इसको इस तरह से क्यों लाया गया, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में क्यों बिल की शक्ल में क्यों नहीं पेश किया गया कि बिल अगर आता उस पर डिबेट होती, उसमें बहस होती मुकन्नना में और उसके बाद इस पर कोई फ़ैसला होता। तो इसको बेसिकली जो अब कुछ अरसे से राय चल रही थी कि ये किस तरह से एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिसमें जो इनकम्बेंट नैब चेयरमैन है उनको तौसी दी जाएगी, तो वो इसको बेसिकली उसको उस बात को तक़वियत मिली है कि उनकी एक्सटेंशन के लिए बेसिकली ये कानून लाया गया ताकि वो काम करते रहें जब तक कोई दूसरा चेयर, या तो उन्हीं को एक्सटेंशन दी जाएगी या कोई दूसरा चेयरमैन नैब ना आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये कानूनी हिसाब से आइन की मैं समझता हूँ अच्छी कोई
चीज़ नहीं हुई है, इससे हमें इंस्टीट्यूशंस और आइन को मजबूत करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप एक टेम्परेरी लॉज को ला के एक परमानेंट लॉज में चेंजेस कर दें और उसको 264 के ज़िम्रे में लेके आएँ कि जी अब तो उसके अंदर हो गया, जो चीज़ें या प्रोसीडिंग्स उसके अंदर चल रही हैं वो चलती रहेंगी, रिपील का इफेक्ट आएगा। वो कानून देखिए जो रिपील का इफेक्ट होता है एक ऑर्डिनेंस में, परमानेंट लॉ में अगर कोई चेंजेस लाता है वो चेंजेस ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ओरिजिनल लॉ में वो ओरिजिनल लॉ की जो शकें होती हैं वापस बहाल हो जाएंगी, लेकिन अगर 264 पे उसको लेके जब आप चलेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आइन के ख़िलाफ़ ये एक चीज़ हुई है। 2 ऑर्डिनेंस पास करना सदर का सवाबदीद है, उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आप थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल साहब से आगे बढ़ के बात करें। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की थी वो उनका कहना ये था कि नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत का खात्मा जो है, इस खात्मे के बाद आर्टिकल 264 के ज़रिए चेयरमैन नैब को बरकरार रखना कोई अच्छी रिवायत नहीं है। आप भी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमें एक ऐसा उसूल वज़ा करना चाहिए कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुस्तकिल क़वानीन को ख़त्म कर दें और कर दें। तो इससे आप मुत्तफ़िक़ हैं? आपका इस पर इनपुट क्या होगा? देखिए, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। नेचुरली खालिद जावेद ख़ान साहब हमारे बहुत मोहतरम अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक बात कही और बिल्कुल उसकी देखिए वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है इस मुल्क के, उन्होंने एक बात की, वो ख़ुद हुकूमत का एक हिस्सा हैं। तो उन्होंने अगर ये बात कही है कि इसकी सही कोई चीज़ नहीं हुई है तो नेचुरली उसमें बहुत वज़न है। और उन्होंने बात बिल्कुल सही बात कही है कि परमानेंट लॉ को ऑर्डिनेंस से ख़त्म कर देना, दो इसको बिल के शक्ल में पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर जहाँ डिबेट होगी, लेकिन 264 मेरा व्यू ये है कि 264 की भी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। और कानून के हिसाब से मेरा व्यू ये है कि 264 अगर इसका मकसद अगर ये है कि एक परमानेंट लॉ में चेंजेस लाएं, उसको 264 का प्रोटेक्शन दें और ओरिजिनल कानून बाद में बहाल हो जाए, 120 दिन के बाद ये ऑर्डिनेंस एक्सटेंड ना हो और 120 दिन में रिपील हो जाए, जो कानून में इसकी आर्टिकल 89 में वो इसने वज़ा किया हुआ है आइन के अंदर, तो फिर इस चीज़ के अंदर भी देखना होगा कि क्या उसका इतलाक़ इस चीज़ पे होगा कि वो परमानेंट चेंजेस एक टेम्परेरी कानून के तहत वो सर्वाइव करेंगे नहीं। मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है तो फिर चेयरमैन नैब की आइनी और कानूनी पोजीशन क्या होगी? क्या फिर भी वो अपनी ओहदे पर काम जारी रख सकेंगे? मैं तो समझूंगा, मेरा व्यू है कि इसको इंटरप्रिटेशन कानून, देखिए इंटरप्रिटेशन तशरीह करना ये अदालत का काम है। मेरा व्यू ये है कि इसमें कोशिश ये होनी चाहिए या बुकला की तरफ से या केसेस होने चाहिए जिसके अंदर एक बात वज़ा कर दी जाए। ये देखिए एक बहुत बड़ी ख़राब एक रवायत हो जाएगी कि आप एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाएं एक शख्स के लिए, चेयरमैन नैब साहब को एक्सटेंड करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉज के ख़िलाफ़ भी कानून जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप नहीं बना सकते। चलें वो बन गया, लेकिन इसको अगर जब वो ख़त्म हो जाए, पार्लियामेंट से पास नहीं होता, इसका रिपील का फैक्ट होगा। मेरा व्यू है कि 264 को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कि वो उनकी तकर्री कंटिन्यू करेगी इर्रिस्पेक्टिव कि जी वो कानून ख़त्म हो गया, वो उसके साथ ही ख़त्म हो जानी चाहिए। मेरा व्यू है कि 264 को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कि जी उनकी तकर्री चलती रहेगी, क्योंकि देखिए अगर ये जो इन्होंने तरीका वज़ा किया इसके अंदर वो अमेंडमेंट्स ही ख़त्म हो जाएंगी और वो तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री, अगर ये पहले स्पीकर अभी तो है कि जी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन मिल के चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे, सदर को नाम भेजेंगे और अगर वो ना हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, फिर उसका एक वज़ा इस ऑर्डिनेंस में तय किया हुआ है। अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो अगर ये ऑर्डिनेंस ही ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर ये ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पुराना तरीक़ाकार आ जाएगा। जब पुराना तरीक़ाकार अगर वो आ जाता है तो फिर इसमें चेयरमैन नैब किस तरह से कंटिन्यू करेंगे? मेरा ये व्यू है कि उनकी भी तकर्री को इसके साथ ही ख़त्म हो जाना चाहिए। सर, इस तमाम मामले में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है, कल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी के पास कोई टाइम फ्रेम, कोई कदगन नहीं है टाइम की, और कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर ही नहीं किया गया। यानी अगले 4 साल तक हुकूमत और अपोजिशन में अगर इत्तेफाक राय ना हो सके तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही चेयरमैन रहेंगे। जी देखिए, मेरा व्यू ये है कि आपने अभी पिछले दिनों में देखा कि इतनी जो टेंशन है हुकूमत और अपोजिशन में, हिज़्ब इख्तिलाफ में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि किसी नाम पे इत्तेफाक हो सकेगा। फ़र्ज़ करें इत्तेफाक नहीं होता तो इसी तरह वो चलते रहेंगे कि और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जाएगा, वहाँ भी इक्वल मेंबरशिप होगी। फिर उनका वो तरीका इस ऑर्डिनेंस में वज़ा किया हुआ है कि जी इस तरह से ये अगर बात होगी। बिल्कुल सही अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही, जो कानून ने जिस चीज़ों को जो जहाँ ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं उसको
तशरीह कानून ने इस तरह से की है वो रीज़नेबल होना चाहिए। रीज़नेबल कुछ दिन भी हो सकते हैं, रीज़नेबल कुछ महीने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वज़ा करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हमारे यहाँ ऑपोजिशन और पार्लियामेंट तो बेसिकली हमारे यहाँ अटमोस्ट रिस्पेक्ट चल ही नहीं रही है, क्योंकि आप देखें कि वहाँ एक दूसरे से बात करना पसंद ही नहीं किया जाता। जो मामले मुकन्नना में तय होने चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस में डिबेट के बाद, वो हो ही नहीं रहे। कानून साजी आप देखिए कहाँ हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं किया जा रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम रोज़ हम देखते हैं, आप ही के चैनलों पे सब पे बैठ के इल्ज़ाम दिए जाते हैं। तो ये सिस्टम इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो इसमें फ़ायदा तो इसी होगा। जब भी मैं कह रहा हूँ कि 264 का इंटरप्रिटेशन, वक्त आ गया है कि कानून को इस तरह पर इंटरप्रेट किया जाए कानून के कि जी टेम्प्रेरी लॉ से परमानेंट लॉ में जो चेंजेस होंगी वो भी उस कानून के साथ ख़त्म हो जानी चाहिए। वरना तो ये आसान तरीका है कि परमानेंट लॉ को आपने एक टेम्प्रेरी ऑर्डिनेंस के तरीके से उसको अमेंड किया और अमेंडमेंट को ख़त्म हो गया, लेकिन 264 आप अप्लाई करें कि जी वो हयात जब चलता रहेगा जब तक उसके अंदर वो चीज़ें रहेंगी। इस तरह से मैं नहीं समझता कि आइन जिन्होंने बनाया था उनके दिमाग में भी ये बात ये थी। इसका इंटरप्रिटेशन तशरीह से सिर्फ अदालत कर सकती है, और मेरा व्यू है कि अदालत को इस तरह से इसकी तशरीह करनी चाहिए। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत अब वफाकी और सूबाई काबीना हो, कमेटियों के माजी और मुस्तकबिल के फैसले हों, वो अब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो चुके हैं। क्या ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक NRO की सूरत हाल नहीं है, एक NRO नहीं है दोनों के लिए? क्योंकि कई अब केसेस ऐसे होंगे जिसमें नैब का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो देखिए आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले नैब के बारे में, उनके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कहा कि आप देखिए बहुत सारी चीज़ें नैब के अंदर उनके दायरा इख्तियार इतना ज़्यादा है कि लोग काम ही नहीं कर सक रहे। आपने के सामने ये बात, आप वो जजमेंट्स पढ़िए, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके सलमान रफ़ीक साहब की जजमेंट्स जो आई थी, और उन जजमेंट्स और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए नैब के दायरा इख्तियार पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि लेकिन ये जो आपने आर्टिकल 42B की बात की है, ये जो इसमें एक सेक्शन जो आया है सेक्शन 4 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है कि उनके डिसीजंस, तो आप बताइए बेसिकली ये तो आप सही फरमा रहे हैं कि एक तरह से NRO की ये नौयत होगी कि आप अगर डिसीजंस अगर वो गलत हैं, कानून के हिसाब से नहीं है, उसमें नैब की जूरिसडिक्शन से उनको बाहर है, फिर तो सारी चीज़ें आप नैब की जूरिसडिक्शन से बाहर कर दें, क्योंकि और कवानीन तो मौजूद हैं इन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए। तो आपने इस तरह से उनको दे दिया, बस लेकिन समझिए ये ऑर्डिनेंस, अब ये ऑर्डिनेंस पक्का लॉ नहीं बनता, ये ख़त्म हो जाता है, ये रिपील हो जाता है 120 दिन के बाद, उसकी एक्सटेंशन नहीं होती है, वो बिल बन के नहीं बनता। तो फिर तो ये प्रोटेक्शन इन 4 महीने के लिए, 120 दिन के लिए होगी ना, उसके बाद तो कंटिन्यू नहीं करेगी, उसके बाद भी तो फैसले होंगे। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। तभी मेरा व्यू है कि एक वक्त आ गया है कि इस वक्त हमारी अदालतें ये फैसला करें कि 264 का दायरा इख्तियार क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक, और चेयरमैन नैब को आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर उनके मुतालिक कोई मामला है तो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया जाए, इस तरह से उनको हटाया जा सकता है। तो नए कानून में मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ पहले से जो दायर रेफरेंस है उसका इतलाक होगा? क्यों होना चाहिए उसको उनको तो एमनेस्टी नहीं दी, उनको जो भी चेयरमैन होगा उस पर तो आर्टिकल 209 लगेगा। उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अगर कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर हुई भी है तो उसका फैसला होना चाहिए। उनको हटाने का तरीका कार वही होता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के या एक आला अदालत के जजों को हटाने का एक तरीका कानून आइन में मुरतब किया गया, उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसकी हेयरिंग होती है, उस पर फैसला होता है और एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को आफ्टर हेयरिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाना चाहिए। देखिए, कानून की इज़्ज़त और कानून की बालादस्ती इसी चीज़ में है कि हर कोई समझे कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर ये इम्प्रेशन आता है कि कानून किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए आया है, तो वो आइन से मुतज़ादिम होगा। और यहाँ ये चीज़ एक इम्प्रेशन आ रहा है कि ये कानून एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बना है और इसकी जो शकें हैं वो आइन के अंदर जो एक तरीक़ाकार मुरतब किया गया हुआ है पब्लिक ऑफिस होल्डर का, उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं जब अदालत में जाता है मामला तो क्या वहाँ से जवाब आता है। एक और मामला इस ऑर्डिनेंस में जो तब्दीली की गई है, और ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि रज़ाकाराना वापसी यानी VR करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी नाअहली का हुक्म दिया गया है। क्या VR करने वालों को आर्टिकल 264 का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और क्या ये पाबंदी चैलेंज नहीं हो सकती?
देखिए आज मेरे ख्याल से सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी एक फ़ैसला भी रिसेंटली आया आजकल में, जिसके अंदर जिन ऑफिसर्स के खिलाफ केसेस पेंडिंग है वगैरह उनको भी हटाने का हुक्म दिया गया है। देखिए वी आर वॉलंटरी रिटर्न का बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं कि जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया दैट मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट की है अपनी लाइबिलिटी। उन अफसरान को तो काम करने की किसी तरह से गुंजाइश ही नहीं है, तो 264 क्या, उनको तो वैसे ही उनके खिलाफ। देखिए सारा कानून बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, आप उसके इंटरप्रिटेशन देखिए कुछ शकें अलग हटा के कानून को बचाया जा सकता है। मतलब ये एक बेसिकली रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि तो बेसिक काम जो अदालत का होता है कानून को बचाना होता है, आपको दिखाना होता है कि कानून जो है वो उसके ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ आ रहा है, ये चीज़ें जो आइन के मुतसादिम है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा। लेकिन वीआर जिसने किया है वो ऑफिसर तो वैसे ही काम पे नहीं होना चाहिए। सर इसमें एक दिलचस्प मामला ये भी है कि पहले नैब के मुल्ज़िमान को अपील का इख्तियार हाई कोर्ट से था, हाई कोर्ट उन्हें अपील दे दिया करती थी, लेकिन अब ये इख्तियार दे दिया गया है नैब अदालत को। तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगर कोई अपील के लिए जाएगा तो उसके लिए लाजिम होगा कि जितने का उस पर इल्ज़ाम है उतनी ही की वो श्योरिटी जमा कराए, फिर उसको ज़मानत मिलेगी। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? सर मैं इस तब्दीली को मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़ालिमाना, एक आपको याद होगा आपके एक ज़माने FIA कानून के अंदर भी हुआ करता था कि बेल इक्विवेलेंट अमाउंट की या उससे डबल द अमाउंट की बेल पे बेल हुआ करती थी, वो कानून भी बदला गया। इसके अंदर भी देखिए अगर आपने बेल जो है एक इंसान का बुनियादी हक है, बात सही कही है कि आपने बेल का हक जो अभी तक नैब अदालतों के पास नहीं था वो आपने नैब अदालतों को दिया, लेकिन आपने उसमें ये कतगन लगा दी कि जी वो उसके जो जैसे जो अमाउंट है। पहले बात है कि देखिए आपने बर्डन अभी रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में कि बर्डन प्रोसिक्यूशन पे है साबित करना कि इस आदमी ने करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस से इससे पैसा बनाया या कोई काम मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की। अगर आप उसके अंदर वो अमाउंट ऐसा कर देंगे जो आदमी खुद दे ही नहीं सकता, उसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, तो उसकी बेल मिलने के बाद भी वो जेल से नहीं निकल सकेगा। तो कानून को इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेल इंसान का बुनियादी हक होता है। अगर कोर्ट इस नतीजे पहुँचती है कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है कि ये अभी इस पे फर्दर देखना है कि ये आदमी ने ये जुर्म किया है या नहीं किया है, तो उसको बेल उसको उस वक्त रोक देना इस वजह पे कि वो पैसा हो सकता है वो आदमी पैसा श्योरिटी जमा ही नहीं करा सके बेल मिलने के बाद भी, तो वो अंदर ही रहेगा। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ इस पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए सर। और हो सकता है बिल के अब देखिए इसको बिल के तौर पे पेश किया जाएगा, हो सकता है पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे, नहीं अप्रूव करे या रेजोल्यूशन पास कर दे, इससे पहले तो वो विड्रॉ हो जाए ये ऑर्डिनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आईन व कानून, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा दौरा कर रही हैं पाकिस्तान का, 19 माह के बाद उनका दौरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और कल कौमी सलामती की मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से उन्होंने अलहदा मुलाकातें आज की हैं और इस तमाम सूरत हाल का अहवाल आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का हर दौर में खित्ते के हालात पर इन्हिसार रहा है। तालिबान कंट्रोल के बाद पाक अमेरिका मुश्तरका ताउन को नई जहत देने पर सलाह मशवरे में अब तेज़ी आ गई है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आई। वेंडी शर्मन अपने शेड्यूल के मुताबिक कल नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुँची। भारत में उनका क़याम 3 रोज़ का था। आज अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अपने वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और कल मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ से अलहदा मुलाकातें की। इत्तलात ये हैं कि इन आला सतह की मीटिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से ज़ोर दिया गया कि अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद, वसाइल की फ़राहमी और अफ़गानिस्तान की मईशत के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान में तस्वीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के बाकायदा और मुनज़्ज़म डायलॉग का अमल दो तरफ़ा मफादात की मुश्तरका इलाक़ाई मक़ासिद को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले साल जनवरी में साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स के दौरा पाकिस्तान के 19 माह बाद और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद बाइडन इंतज़ामिया की किसी भी अहम ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। 3 हफ्ते कबल अमरीकी टीवी को जिसका नाम CNN है उसे इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को एक किराए की बंदूक समझा।
उनका कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात का ख्वाहा है जिससे इसके भारत के साथ ताल्लुकात हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बज़ाहिर सर्द मोहरी के साथ हौसला अफजा बात यह है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन में बाहमी इश्तराकी अमल की ख्वाहिश भी है और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में विंडी शर्मन वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के बाद सबसे बाअसर और सीनियर तरीन ओहदेदार हैं। उनका ये दौरा पाक अमेरिका ख़ारजा ताल्लुकात में आइंदा के लाहे अमल और नई राहें मुतय्यन करेगा। आज इस्लामाबाद में एडिटर्स और सीनियर सहाफ़ियों से इन कैमरा मुलाकात में जब वेंडी शर्मन से अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सैकड़ों बिल आते हैं, हज़ारों तरमीम आती हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। एक सवाल पर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तकरीबन हर मुल्क का सरबराह बाइडन के राब्ते का ख्वाहिशमंद है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर खुशाइन बात है, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान। बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद किसी भी अमरीकी आला ओहदेदार का ये पहला दौरा है पाकिस्तान है और यकीनी तौर पर इसमें अफ़गानिस्तान फोकस है। आप इस दौरे का और यहाँ पर जो गुफ्तगू होगी इसका स्कोप क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी और आपके व्यूअर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में ये एक मुस्बत पैगाम लेके आई थी वेंडी शर्मन साहिबा और ये वही उनकी एहलकार हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया था, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। और ये ना भूलें कि कई सालों के बाद, बल्कि ट्रंप और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं हुआ कि बैक वक्त वही सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल हिंदुस्तान भी गए और पाकिस्तान भी आए। तो ये एक खुशाइंद बात है और बेसिकली मुस्बत पैगाम लेके आए कि पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान के साथ हम इंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन बुनियादी जो महवर है उनके ताल्लुकात का मौजूदा दौर में वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा सिर्फ कतर है, दो ममालिक हैं जिससे अमरीका तालिबान से गुफ्तगू कर सकता है या तालिबान के बारे में मालूमात ले सकता है, तालिबान को पैगाम पहुँचा सकता है। तो मेरे ख़्याल में जो एरियाज़ हैं जिसमें ताउन हो सकता है अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, काउंटर टेररिज्म इस खत्ते में और लॉन्ग टर्म कह लें रीजनल कनेक्टिविटी, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त वो यही कहना चाहते थे कि हम इंगेजमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं और पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात या पैगामात का वो सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में अच्छी बात है कि वो आई हैं और ये एक सॉफ्ट फेस है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैंने देखा है कि जिन ममालिक से उनकी सर्द मैरी थी उनसे इंगेजमेंट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जेक सलेवन जो कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने कुछ 6 घंटे की मुलाकात अपने चीनी हम मनसब से ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में की। फिर सऊदी अरेबिया भी यही जेक सलेवन गए, कौमी सलामती के मशीर मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस है, जिनसे वो बाइडन कहता था मैं बात नहीं करूँगा, उनसे भी बात की जाके। तो ये खुशाइंद बात है कि वो अपने ताल्लुकात जो अहम ममालिक हैं इस खत्ते में उनसे उस्तवार भी करना चाहते हैं और उनसे डायलॉग भी करना चाहते हैं। कल के बयान को आप कैसे देखते हैं? अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने जब वो भारत से रवाना हो रही थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने का उनका मकसद जो है उसका स्कोप जो है वो बहुत महदूद है और लगता ही है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और जो मामलात हैं उसी पर फोकस होगा इस दौरे का और मुलाकातों का। देखें जी, वो बड़ी बुनियादी बात है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है जब से बाइडन इंतज़ामिया आई है 20 जनवरी 2021 के बाद कि हम अमेरिका से अफ़गानिस्तान के जाविये से ना देखा जाए सिर्फ, और हम एक वसी बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ जो है, जो कल वेंडी ने बयान भी किया हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से उन्होंने हिंदुस्तान को भी मैसेज दिया कि हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ उनके टेक्टिकल ताल्लुकात हैं। टेक्टिकल से मुराद है कि उसका जाविया जो है वो अफ़गानिस्तान की फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तक महदूद है, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान एक वाहिद राब्ता है कतर के अलावा काबल के साथ, और पाकिस्तान जो है वो इस खत्ते में इलाकाई हवाले से चीन रूस के साथ मिल के जो अफ़गान स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, तो उस हवाले से बात की है। तो इससे मेरे ख़्याल में हमारे जो पॉलिसी साज लोग हैं उनको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अमेरिका की सोच जो है मौजूदा इंतज़ामिया की पाकिस्तान के बारे में बड़ी वाज़ेह और महदूद है, वो अफ़गानिस्तान स्पेसिफ़िक है।
उससे आगे बढ़ के वो सियासी या स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं जाते। तो हमें भी उसके मुताबिक बात करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ काफ़ी एरियाज़ हैं अमेरिका से हम ताउन करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ एरियाज़ हैं जिनसे हमारा इख्तलाफ राय है, वो भी वाज़ेह है, तो अच्छी बात है। और एक और बात बड़ी अहम है कि हिंदुस्तान से वो आ रही थी, तो मुझे उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत ने उनको, जो टाइम मैगज़ीन में स्टोरी आई है मोदी साहब के बारे में कि जिस तरह मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम कर रहा है, वो भी पेश कर दी होगी उनको कि जमहूरियत की वो बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जिस मुल्क से वो आ रहे हैं और जिस मुल्क को वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, वो ना जमहूरी है बल्कि एक फाशिस्ट मुल्क है जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। और ये अमरीकी जरीदा टाइम मैगज़ीन ने कवर स्टोरी में कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पेश कर दिया होगा हमने उनको, वेंडी साहब को, कि वापसी का सफ़र बड़ा लंबा है अमेरिका का, तो रास्ते में टाइम मैगज़ीन ज़रूर पढ़ लें, जो अमरीकी जरीदा है और अमरीका के बेहतरीन दोस्त जो इस खत्ते में है, मोदी का हिंदुस्तान, उसके बारे में क्या सोच रखता है। ठीक, अच्छा, ये टैक्टिकल सोच लेकर जो बातचीत हो रही है और जो उसका अमेरिका ने साफ साफ बयान कर दिया कि उसका वो किस तरीके से पाकिस्तान के ताल्लुकात देख रहा है, तो माजी में भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला के बाद मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, और आइंदा भी क्या ये सिलसिला इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि अमेरिका क्लियर हेडेड आ रहा है कि उसकी सोच क्या है, उसको कैसे ताल्लुकात रखती, तो पाकिस्तान पर ये तलवार लटकती रहेगी। और ये जो दौरा है, इसके नतीजे में क्या पाकिस्तान इस सिमत में अमेरिका को बावर कराने में कामयाब हो पाएगा कि आप हम पर मलबा डालना छोड़ें, अपनी गलतियों पर नज़र करेंगे? मेरे ख्याल में मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि सारा मलबा पाकिस्तान पर गिरेगा या कोई गिराना चाहता है। कुछ आवाज़ें आई हैं, लेकिन आप देखें बयानात सदर बाइडन के, मैंने सदर बाइडन की तकरीर सारी सुनी है 16 अगस्त की, जब तालिबान ने कब्ज़ा किया काबुल, उसके बाद, और फिर 31 अगस्त की जब उन्होंने बात की कि हमारी पॉलिसी तब्दील हो गई है, और फिर 7 सितंबर की भी। तो उस तीनों जो बयानात अफ़गानिस्तान के बारे में दिए, सदर बाइडन ने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। फिर जितने जो अमेरिकन फ़ौजी हैं, मिलिट्री हाई कमांड है, चाहे जनरल मिली हो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, चाहे जनरल मैकेंजी हो जो उनके सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, और चाहे एडमिरल मलन हो जो साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, तीनों ने इतराफ़ किया कि ये अमेरिका की गलती थी, अमेरिका की शिकस्त थी, अमेरिका लूज़ किया, और उसमें पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया। सिर्फ एक मनफी बयान आया है, जो वेंडी शर्मन का बॉस है कह लें, ब्लिंकन, उसने कहा था कि पाकिस्तान का हम ताल्लुकात को रीसेस करेंगे, लेकिन वेंडी शर्मन ने खुद शुक्रिया पाकिस्तान का फिर अदा किया। तो मेरे ख्याल में हमें खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी जो अमेरिका में अफ़गानिस्तान में हुआ है वो तो 100% जिम्मेदारी अमेरिकन नलायकी की है, और अमेरिका के जो हलीफ थे, गनी हुकूमत और दूसरे करप्ट हुकूमत, जिसको अफ़गानिस्तान के अवाम ने भी रद्द किया, और ख़ुद अमेरिकी इंतज़ामिया आप कहती है कि ये बिल्कुल एक टोला था जो करप्ट टोला था, पैसे बनाने में मसरूफ़ था, और जो नाकाम हुआ बुरी तरह उसके अमेरिकन पॉलिसी के साथ। हाँ, रिपब्लिकन ने बिल पेश किया है, 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने, उसके बारे में हमें ज़रूर उसको काउंटर करना चाहिए। हमारा एक बड़ी अफेक्टिव स्टोरी है, हमारा एक नैरेटिव है, हमारा एक बयानिया है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर और लॉजिक की बुनियाद पर, वो हमें पेश करना चाहिए। हम अगर उसमें पेश इफेक्टिव नहीं करते तो वो हमारी नाकामी, हमारी नालायकी होगी, और हमें जाके ये कांग्रेस में कहना चाहिए, हमें इंतज़ामिया को कहना चाहिए, हमें उनके थिंक टैंक्स को कहना चाहिए, हमें उनके मीडिया को कहना चाहिए। तो हमें अपने टिका के बात करें, और हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल तो अब बड़ी वाज़े है, उसमें उनकी नाकामी और नालायकी में पाकिस्तान का तो असर नहीं था, सारी उनकी गलती थी वही। और हमने तो 10 साल पहले उनको कहा था कि ये मामला ख़त्म करें, आप घर जाएं और बाइज़्ज़त तरीके से जाएं। हमारी बात तो अमेरिका ने मानी नहीं, तो अगर ख़ुद वो ख़राब होके गया तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जो ख़ुद कबूल कर रहे हैं उनके जर्नैल भी, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहे। अगर चंद दानिश्वर या प्रोफेसर या कुछ अखबारात कह रही हैं तो उनको कहने दें, वो तो कहते रहते हैं। अब मोदी के बारे में जो इतना सख्त बयान आया है, वो तो हमारा जितना भी प्रोपेगेंडा होता हम मोदी के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम ना कन्वे कर सकते। तो हम ये भी हिंदुस्तान को, अमेरिका को बावर कराएं कि जिसके साथ आप स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, वो मुल्क जो है वो अपने अवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, खारजा मामलात हैं, उनका अपना नज़रिया, नुक़्ता नज़र है, हमारा अपना नुक़्ता नज़र है, हम भी हकीकत है, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सर, ये एक और अहम मामला कि अफ़गानिस्तान से अब अफवाज का निखला हो चुका, वहाँ तालिबान की हुकूमत बन चुकी, लेकिन दुनिया उसे तस्लीम करने पर तैयार नहीं है।
पाकिस्तान ने भी कहा, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम दुनिया के साथ ही चलेंगे और सारी दुनिया एक साथ ही फैसला करेगी। तो आपको लगता है ये जो मुलाकातें हो रही हैं दौरे, और ख़ासतौर पे ये जो दौरा है, इसके बाद ये बर्फ़ पिघलेगी और इस समत में भी कुछ पेशरफ्त आप तवक्को कर रहे हैं इसकी? नहीं जी, इसमें बर्फ़ नहीं पिघलेगी। मगरिब जो है उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि वो गुस्से में है, ख़ास तौर पे अमेरिकन, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है जिस तरीके से वो निकले हैं। वो खुश नहीं है कि तालिबान, और तालिबान के खुद इक़दामात भी हैं। एक तो है कि हमें तालिबान का तर्जमान नहीं बनना चाहिए। तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपनी तर्जमानी खुद कर सकती है, हम उनके तर्जमान ना बने। लेकिन हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो सही है कि हम इंगेजमेंट करें अफ़गानिस्तान के अवाम की खातर, ह्यूमैनिटेरियन अवाम की खातर। और कल आपने देखा कि वोट हुआ था एक UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जिनीवा में, उसमें उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के इंसानी हकूक़ के हवाले से एक स्पेशल नुमाइंदा बनाते हैं, जिसकी पाकिस्तान, चीन और रूस ने मुखालफत की और अमेरिका और मगरब ने हमायत की। तो इसका मतलब है कि इस इशू पर एक बुनियादी इख्तिलाफ चाहता है। हमने जो भी फैसला करना है वो हम खित्ते के ज़ाविये से करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की, कतर और वस्ती एशिया की रियासत तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान शामिल है। मगरब हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन मगरब को हम ये बावर करा सकते हैं कि आप अमेरिका जो है और यूरोप जो है अफ़गानिस्तान को अकेला ना छोड़े। अफ़गानिस्तान के अवाम का क्या कसूर है? अगर वो तालिबान से नाराज़ हैं तो अफ़गानिस्तान के जो 2.5 करोड़ अवाम है उनके लिए तो कोई इंतज़ाम करे ना, उनके लिए उनके पैसे का इंतज़ाम, उनके साथ इंगेजमेंट का इंतज़ाम, उनकी इमदाद का, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको जाने की इजाज़त होनी चाहिए अफ़गानिस्तान से। तो उस हवाले से हमें जो सियासी इशू है रिकग्निशन का, उस पर हम भी जोर ना दें, हम फोकस करें अफ़गानिस्तान रियासत और अफ़गानिस्तान अवाम के ऊपर, जिनको ज़रूरत है इंटरनेशनल सपोर्ट की और जिसमें मगरब एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ठीक है, फाइनली सर, क्या हमें इस दौरे से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? हमें उनको 2-3 चीज़ें बावर करानी चाहिए कि जनाब, इस खित्ते में अगर अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा तो उसके असरात इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे माजी की तरह। वो असरात अल्टीमेटली मगरिब तक पहुँचेंगे, जो पहुँचे थे। आपको पता है 9/11 में क्या हुआ था। एक तो ये बात है। तो इसमें हम एक मुश्तरका मफादात हैं हमारे और मगरिब के और अमेरिका के, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम अफ़गानिस्तान में एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, चाहे वो उनके पसंद हो या ना पसंद हो। आप उस हुकूमत से भी डील करें, चाहे उनको तस्लीम ना करें, लेकिन कम से कम इक़्तिसादी हवाले से। और जो उनका पैसा कब्ज़ा किया है $9.5 अरब, वो तो डाका डाला है ना इन्होंने, वो तो उनको वापस दें ताकि वो लोगों की तनख्वाहें दे सकें और लोगों के रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम कर सकें। और तीसरी बात हमें बावर करानी चाहिए कि आप जो यारी दोस्ती हिंदुस्तान से करें, 100 बिस्मिल्लाह आप करें। हमारी दोस्ती भी चीन से है, जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब भी करें, क्योंकि 10 दिसंबर को सदर बाइडन ने एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आलमी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस वो कह रहे हैं, दुनिया के जमहूरियत पसंद लोग आएंगे। तो अगर मोदी जमहूरियत पसंद है और उसको बैठाएंगे उधर और बाकियों को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर ये अमेरिका के भी दौरे मेयार होंगे। ये भी बात करें। और आखिरी बात हम करें कि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में कनेक्टिविटी हो, जो हम वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, अफ़गानिस्तान सबसे मिल के, और पाकिस्तान वेलकम करता है कि अमेरिका उसमें रोल अदा करे, चीन भी करे, रूस भी करे, सब आके शामिल हों। और एक नई सर्द जंग के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और हमारी ये रेड लाइन है। तो ये हम बयान कर दें, कोई ऐसी बात नहीं, अमेरिका समझ जाएगा। वो भी जानता है कि उनके कहाँ मफादात हैं, क्या मकासद है, और हम भी बावर करा दें खुल के हमारे ये मकासद हैं, हमारे मफादात हैं, और बुनियादी मफादात में टकराव नहीं है हमारा अमेरिका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इंपोर्टर हों या एक्सपोर्टर्स, दोनों इस वक्त शदीद दबाव में हैं, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से कंटेनर्स की सप्लाई, जिसमें सामान की तरसील होती है, वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो कंटेनर पहले कम कीमत पे मिलते थे, अब कोरोना के बाद वो कई 100 गुना ज़्यादा कीमत पर उन्हें दस्तयाब हो रहे हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर की मईशतों में लॉकडाउन के बायस पोर्ट की सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई थीं। पोर्ट्स पर कंटेनर्स का ढेर लग गया। इस दौरान आने वाले जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने का अमल रुका, तो बहुत से बहरी जहाज़ बंदरगाहों पर कई दिनों तक कार्गो के लिए खड़े रहे।
इसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक की बंदरगाहों पर कार्गो शिप्स का रश लगने से हजारों तादाद में माल बरदार जहाज समंदरों में बेआसरा खड़े दिखाई दिए। वबा के असरात मालूम पड़ने लगे तो साथ ही मईशतें खुलना शुरू हुईं, लेकिन कार्गो शिप्स और कंटेनर्स का बैकलॉग होने की से ताजर कंटेनर्स के हुसूल में अब ख्वार होकर रह गए हैं। डिमांड ऐसी बढ़ी है कि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से शिपिंग लाइंस मुंह मांगा किराया वसूल करने लगी हैं। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर साल 2021 में शिपिंग लाइंस का मजमूई मुनाफा $100 अरब तक पहुंचने की तवक्को की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तानी ताजरों से गैर मुल्की शिपिंग लाइंस सालाना $5 अरब अपने साथ ले जाती हैं। शिपिंग लाइंस के होशरुबा किरायों और कंटेनर्स की अदम फराहमी पर पाकिस्तानी ताजिर भी परेशान हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स ने तो बर वक्त ऑर्डर डिलीवरी के लिए बजरिया सड़क माल भेजना भी अब शुरू कर दिया है। शिपिंग लाइंस के किरायों में इजाफे के हवाले से आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हमाद आलम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। आज हम बुकिंग डालते हैं, हमको कंटेनर मिलने के अंदर 8 से 10 दिन तक हमारे ट्रक पोर्ट पे खड़े होते हैं, खाली ट्रक कंटेनर के इंतज़ार में। उसके पैसे भी एक्सपोर्टर भरता है। फिर उसके बाद कंटेनर मिल जाता है, कंटेनर पोर्ट में पहुंचता है और हफ्ता 2 हफ्ता पोर्ट पे पड़ा रहता है। उसका ऊपर डैमरेज भी हम पे लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ये कोई तवज्जो ही नहीं दे रही कि एक एक्सपोर्टर को इतनी मार लग रही है, उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट करें। एक स्टेटमेंट दे दिया फेडरल मिनिस्टर ने कि हम डैमरेज नहीं लेंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं है। वही माल जो $400 साढ़े $400 में अवेलेबल था, आज वो माल $800 और $850 में है। लेकिन जो उसका फ्रेट का कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया कि इस वक्त मिनिमम $3,000 से $3,500 से कम में कोई कंटेनर अवेलेबल नहीं है। मल्टीनेशनल कोरियर और कार्गो कंपनीज के हवाले से कि उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पिछले कुछ माह से लगातार इजाफा होता जा रहा है कि जिसमें खुसूसन छोटा ताजिर बहुत परेशान है। ये सारा हमारे मुल्क का जो ज़रे मुबादला है ये फ्रेट की माध्यम में मुल्क से बाहर जा रहा है। PNSE अगर अपना मेजर रोल प्ले करे और हमारी शिपिंग की मिनिस्ट्री चाहे कोई जहाज शिपिंग के जो चार्टर करके किए जाते हैं वो करे, तो हमारी इस सारी इंडस्ट्री के इश्यूज पे काबू पाया जा सकता है। इसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।